हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2025 का इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स डीसीए। डीसीए में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज अमेरिका फर्स्ट, वर्ल्ड सेकंड, इंडिया एंड द राइज ऑफ यूएस यूनिलैटरलिज्म। अमेरिका फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि अमेरिका को प्रायोरिटी देना है, वर्ल्ड को उसके बाद रखना है, और इंडिया और यूएस में कैसे रिलेशन इवॉल्व हो रहे हैं। ये जीएस पेपर 2 आईआर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे नए कीवर्ड्स होंगे, बहुत सारे नए डायमेंशंस होंगे जो इस साल आपके मेंस के लिए हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज इनविजिबल हैंड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब इसमें प्रीलिम्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पावर है ना, और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब आ जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज फीलिंग फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग्स इन इंडिया। तो ये टॉपिक भी आपके इकोनॉमी के लिए, पेपर 3 जीएस पेपर 3 मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग, तो सेविंग क्या होता है ये भी आप इकोनॉमी में पढ़ते हो। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो ये तीनों टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, तो करंट अफेयर्स अपडेट है आपके लिए। और अगर आप लोगों ने आईआर या इकोनॉमी नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को पढ़ के आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सीखने से याद है, अगर आप कुछ नए कीवर्ड सीखते हो, कुछ नए वोकेबलरी आपका इंप्रूव होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आज आपने कौन से नए वर्ड सीखे, या कौन से कीवर्ड सीखे, या कौन से कीवर्ड्स आपको अच्छे लगे, कौन सा वोकेबलरी आपका और ज्यादा एडिशन हुआ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, अमेरिका फर्स्ट, वर्ल्ड सेकंड, इंडिया एंड द राइज ऑफ यूएस यूनिलैटरलिज्म। ठीक है, तो ये लिखा हुआ किसका टॉपिक है? सी राजा मोहन। सी राजा मोहन इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ओल्ड दिल्ली न्यू वाशिंगटन की बातें करते हैं। दिल्ली ओल्ड है, वाशिंगटन न्यू है, उसकी बातें करते हैं। तो ये इसका उनका पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, और इंडिया के बहुत अच्छे, बहुत बड़े इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा आईआर के लिहाजे से भी, और ऑप्शनल जिनका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, ऑब्वियसली आईआर उसमें होता ही है, तो उनके लिहाजे से भी ठीक है। द एडिटोरियल एग्जामिन्स हाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प यूज ऑफ टैरिफ लेटर्स, ये कंटेक्स्ट है, टैरिफ लेटर मैं समझाऊंगा, एंड ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, इसके बारे में हम लोग पहले भी डीसीए में बात कर चुके हैं कि ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी क्या है। रिफ्लेक्ट्स अ डीपर यूएस शिफ्ट टुवर्ड यूनिलैटरल एक्शन, एक डीपर शिफ्ट दिखाता है यूएस का यूनिलैटरल एक्शंस पे। यूनिलैटरल मतलब क्या होता है? यूनि मतलब एक, लैटरल मतलब अकेले जो उसको एक्शन लेना है वो उस तरफ से एक्शन लेगा। यूनिलैटरल एक्शन की तरफ क्या दिखाता है? शिफ्ट दिखाता है। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ दिस रोग सुपर पावर, ये पूरा टॉपिक एक्सप्लोर करेगा स्ट्रक्चरल ड्राइवर की, यूएस और पूरे वर्ल्ड में ऐसे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, जो क्या ड्राइविंग फैक्टर्स बन रहे हैं, जिससे कि यूएस एक रोग सुपर पावर बनता जा रहा है। रोग जो कंट्रोल नहीं होगा, जो मर्जी आए वो मन मर्जी करेगा, उसको क्या बोलेंगे? रोग बोलेंगे। रोग सुपर पावर पाथ एंड आउटलाइंस हाउ इंडिया मस्ट अडॉप्ट इट्स ट्रेड, डिप्लोमेटिक एंड एनालिटिकल स्ट्रेटजी, और यूएस जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमें इंडिया को कैसे कैसे अपना ट्रेड का, डिप्लोमेसी का, एनालिटिक्स का स्ट्रैटेजी को नेविगेट करना है। नेविगेट मतलब लेके चलना है ना, नए अमेरिकन ऑर्डर में, जब अमेरिका अपने आप को रीडिफाइन करने में लगा हुआ है। तो अभी टैरिफ लेटर्स क्या है? व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ तो आप समझते हो, टैक्स है ना। डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज पे, रेसिप्रोकल टैरिफ एंड ऑल, जो बहुत सारे कंट्रीज को अभी टैरिफ लेटर भेजा है। Trump to send 12 more tariff letters today, says White House, with more to follow this week। और टैरिफ लेटर्स जाएंगे, तो टैरिफ लेटर्स क्या हो रहा है? ट्रम्प सेड लेटर्स थ्रेटनिंग हाई टैरिफ टू मोस्ट कंट्रीज while negotiating individually with a select few। कुछ कंट्रीज के साथ ही ट्रम्प नेगोशिएट कर रहे हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह, बाकी सबको टैरिफ लेटर भेजना है। बांग्लादेश को 35% टैरिफ लेटर भेजा गया है। इंडिया को एक इंटरिम डील मिल सकती है। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए, जब तक कि पूरा फाइनल डील नेगोशिएट नहीं हो। बियॉन्ड मियर प्रेशर टैक्टिक्स, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है ट्रंप का, क्योंकि जब अप्रैल में ट्रंप ये प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहे थे तो फिर वर्ल्ड को लग रहा था प्रेशर टैक्टिक्स है, बट अब ये प्रेशर टैक्टिक्स जैसा तो सिर्फ नहीं दिख रहा है। These letter reflect a deeper US turn away from multilateral trade। यूएस का एक टर्न अवे दिखता है कि मल्टीलैटरल ट्रेड से अलग जा रहा है यूएस, टुवर्ड ट्रांजैक्शनल बाइलैटरल बार्गेनिंग। मल्टीलैटरल का मतलब क्या होता है? जहां बहुत सारी कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं। मल्टीलैटरल के लिए यूएस ने और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर, जिसमें इंडिया भी पार्टनर है,
WTO बनवाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेड से रिलेटेड रूल, ट्रेड से रिलेटेड टैरिफ्स, ट्रेड से रिलेटेड जो कुछ भी है वो कौन डिसाइड करता है, कौन नेगोशिएट करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट पिछले कुछ सालों से, जब खासकर ट्रंप पहली बार आए थे, पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, WTO का इंपॉर्टेंस उन्होंने काफी हद तक कम कर दिया। WTO में कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मल्टीलेटरल ट्रेड जो है वो पीछे हट गया उससे। अब वो ट्रांजैक्शनल पॉलिसी अपना रहे हैं कि हर कंट्री से हम अलग निगोशिएट करेंगे, हर कंट्री से अलग डील करेंगे। तो वैसा बायलेटरल बार्गेनिंग जो है वो यूएस कर रहा है, सिर्फ प्रेशर नहीं दे रहा है, कर भी रहा है ना। माइकल बेकले जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है अपने बुक में रोग सुपर पावर। सुपर पावर तो है यूएस, बट रोग है, रोग मतलब वेग है ना, एक तरह से आवारा है, ठीक है, जो मर्जी वो करेगा, ठीक है। तो रोग सुपर पावर बुक में, रोज सुपर पावर की थीसिस में लिखा है यूएस की ग्रैंड स्ट्रेटजी के तीन पाथ हैं। तीन पाथ क्या है? ट्रेडिशनली यूएस पॉलिसी ऑसिलेटेड बिटवीन, ट्रेडिशनली यूएस का पॉलिसी इन दो चीजों में रहा। पहला ग्लोबल लीडरशिप, दूसरा आइसोलेशनिज्म। जब यूएस आजाद हुआ था 18 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में जब यूएस को आजादी मिली थी, आजाद होने के बाद, डेमोक्रेसी बनने के बाद, यूएस जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आइसोलेटेड रहा था। यूएस वर्ल्ड पॉलिटिक्स से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कंप्लीटली क्या रहा था? ऑलमोस्ट आइसोलेटेड रहा था। आइसोलेशनिज्म में यूएस ने क्या किया था? अपने आप में बहुत सारे काम किए थे, डेवलपमेंट किए थे। आइसोलेटेड मतलब पॉलिटिक्स से आइसोलेटेड था, ट्रेड कर रहा था, इकोनॉमिक पावर बन रहा था। धीरे धीरे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के मामले में 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में बहुत काम करके यूएस क्या बन गया? एक इकोनॉमिक पावर बन गया, एक बाकी कल्चरल पावर बन गया, बहुत सारा पावर यूएस के पास आ गया। बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब से खत्म हुआ, यूएस ने वर्ल्ड का लीडरशिप लेना स्टार्ट किया। इकोनॉमिक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हर तरीके से यूएस ने वर्ल्ड का लीडरशिप लेना स्टार्ट किया। और अभी यूएस क्या कर रहा है? बेकले आइडेंटिफाइज द थर्ड इमर्जिंग पाथ। ये थर्ड पाथ इमर्ज हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे रोग सुपर पावर, है ना, रोग सुपर पावर का पार्ट। दैट अबेंडेंस ग्लोबल स्टीवर्डशिप। अबेंडेंस मतलब छोड़ देना, छोड़ देना ग्लोबल स्टीवर्डशिप। ग्लोबली जो एक साथ मिला जुला के चलने वाली बात थी, ग्लोबल लीडरशिप की बात थी, वो यूएस अभी छोड़ देगा। स्कॉन्स इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को चोट पहुंचाएगा, इंस्टीट्यूशन का त्याग करेगा, जो कि WTO जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन है ना, इन सबको छोड़ेगा। एंड परस्यू रॉ सेल्फ इंटरेस्ट। रॉ, रॉ मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे आ जाएगा? यूएस सेल्फ इंटरेस्ट पे आ जाएगा। तो ये माइकल बेकली बोलते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हो, आपको मेंस में लिखना है, तो यू कैन यूज द नेम ऑफ माइकल बेकले टू, और ये पूरा पूरा चीज आप वहां पे लिख सकते हो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, अगर सिर्फ आप जीएस के लिए लिखना चाहते हो, तो आपको उनका नाम याद करने का, उनका बुक याद करने का जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे मेंशन कर सकते हो यूएस जो है एक रोग सुपर पावर की तरह उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बात यह है कि ट्रंप सिर्फ एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, कॉज नहीं है। ट्रंप की वजह से ही सब कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है, बट ट्रंप ने स्पीड फास्ट कर दिया है ना, वैसा बात यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है। ट्रंप फर्स्ट टर्म एक्सपोज्ड हिज विलिंगनेस टू चैलेंज ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने अपना ग्लोबलाइजेशन को एक्सपोज करने का चैलेंज लिया, विलिंगनेस दिखाया। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं WTO में ट्रेड के लिए, है ना, यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे मैटर्स के लिए, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो जब बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, ट्रेड एक्सचेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रहा है, पीपल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो ट्रंप का जो कार्यकाल था पहला वाला, ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज किया कि अमेरिका फर्स्ट, हमें बाकी की पड़ी नहीं है। जो उसके सिक्योरिटी अलायंस है, इनफैक्ट नाटो वगैरह एशिया कंट्रीज के साथ जो पैक्ट किए हैं, इमिग्रेशन नॉर्म्स हैं, जो बाकी कंट्रीज से लोग इजिली यूएस जाते आते हैं, उन सब पे कंट्रोल लगाना यूएस ने, ट्रंप ने स्टार्ट कर दिया था। नाउ विथ फ्यूअर एस्टैब्लिशमेंट रिस्ट्रेंट, ही एम्बॉडीज द डीपर स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड अमेरिकन ऑटोनॉमी एंड यूनिलैटरल एक्शन। अभी क्या है? एस्टैब्लिशमेंट रिस्ट्रेंट काफी कम हो गया है। पहली बार ट्रंप को बहुत लोग क्वेश्चन करते थे, अपोजिशन स्ट्रांग दिखती थी, लेकिन अब दोबारा आया है तो अपोजिशन इतनी स्ट्रांग दिख नहीं रही है। एस्टैब्लिशमेंट रिस्ट्रेंट मतलब रुकावट इतना ज्यादा है नहीं। तो यूएस को एक डीपर स्ट्रक्चरली शिफ्ट की तरफ ले जा रहा है, जहां पूरा यूएस का पॉलिसी ही शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा टुवर्ड अमेरिकन ऑटोनोमी। अमेरिका को और ज्यादा ऑटोनोमस बनाने पे, और ज्यादा यूनिलैटरल एक्शंस लेने पे, कि हमने तो एक्शन ले लिया, अब बाकी वर्ल्ड को जो समझना है समझे, है ना। यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल गया। अभी रुको मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप साहब जब पहली बार आए थे, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को छोड़ दिया,
यूनाइटेड नेशन यूनेस्को को छोड़ दिया, WHO को छोड़ दिया, ठीक है। बाद में बिडेन साहब आए, कहीं कहीं इंक्लूड हुए, है ना। नाटो पे बाकी कंट्रीज को बोला है कि भाई तुम लोग भी ज्यादा खर्च करो। ईरान न्यूक्लियर डील जो था, जिसको जेसिप हुआ कुछ दिन पहले हम लोगों ने कवर किया था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, छोड़ दिया। ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड में पीस कैसे मेंटेन होगी, हमें क्या मतलब, ठीक है। माइग्रेशन कैसे हो रहा है, सब कुछ नहीं, कोई यूएस में नहीं आएगा, मैक्सिको के लोग नहीं आएंगे, इंडियन या बाकी एशियन या बाकी लोग जो होंगे उन पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज से लोग नहीं आएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड छोड़ दिया। तो ऐसे करके ये सारे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ट्रंप साहब वहां से निकल जा रहे हैं सूटकेस लेके, और क्या बोल रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट। और सबको बता भी रहे हैं, आई हैव एकम्प्लिश्ड मोर देन एनी अदर यूएस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री। यूएस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री में जितना उन लोगों ने अचीव किया, उससे ज्यादा ट्रंप साहब खुद को बोल रहे हैं कि हमने अचीव किया है। अब बहुत सारे की टर्म्स हैं, उनका एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं। टैरिफ लेटर का मतलब लेटर भेजना कि हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं यूनिलेटरली। बायलेटरल एंगेजमेंट मतलब दो कंट्री के बीच डायरेक्ट नेगोशिएशन। रोग सुपर पावर मैंने बता ही दिया। मागा, मागा का मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब पहली बार वो आए थे चुन के, तो उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उस समय चलो थोड़ा सा उनपे रिस्ट्रेंट था, थोड़ा सा पॉलिटिकल जो अपोजिशन है वो हावी था, अभी नहीं है इतना हावी, अभी मागा का विलेशन हावी है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो मागा को हम आगे भी यूज करने वाले हैं। मागा का सपोर्टर उनके बहुत है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपोर्टर बहुत है, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रायोरिटी देते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है कि जो भी यूएस की कंपनियां हैं बाहर हैं, जिनका फैक्ट्री चाइना में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है, वियतनाम में है, इंडिया में है, वो सारे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां शिफ्ट करें, यूएस में शिफ्ट करें। रिड्यूस फॉरेन कमिटमेंट, जो कि फॉरेन एड देता था, सहायता देता था यूएस, वो नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, लास्ट टर्म में क्या हुआ, अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी बाहर आ गई, फिर तालिबान का कब्जा हो गया। स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन कंट्रोल, तो ये मांगा का कोएलिशन ये सारी चीजें चाहती है। इंटेलेक्चुअल आउटरीच, मतलब कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, थिंकटैक्स हैं, उन तक पहुंच पाना, उनको और ज्यादा इंक्लूड करना, इज इंटेलेक्चुअल आउटरीच। असिमेट्रिक डिपेंडेंसी, a situation in which one country relies heavily on another market or supplier while the latter has alternative source, creating leverage for the more self-sufficient nation. इसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक डिपेंडेंसी। एक सिचुएशन इन अ कंट्री जहां पे हेवली कहां रिप्लाई हो रहा है, मार्केट पे, सप्लायर पे, है ना, बाकी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक डिपेंडेंसी। यूएस पे बाकी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं असिमेट्रिकली डिपेंडेंट थी, यूएस उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, बट वो उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मान लो आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत रिच हो, तो आपके जो थोड़े पुअर फ्रेंड होंगे आप पे एक तरह से असिमेट्रिक डिपेंडेंसी होगा, आप उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो, बट वो आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यूनिलैटरलिज्म मतलब अकेले डिसीजन लेना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब वो ऑटोनॉमी रखना, फ्रीडम रखना, जिस तरह से हो सके उस तरह से डिसीजन लेना। ये सारे कीवर्ड्स हमने पहले भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइवर, स्ट्रक्चरल मतलब पूरा स्ट्रक्चर में ही चेंज हो रहा है। ड्राइवर्स मतलब जो ड्राइवर फोर्स बनेगा, ड्राइविंग फोर्स बनेगा, जो यूएस जो यूनिलैटरलिज्म कर रहा है उसका। यूएस इकोनॉमिक रेजिलियंस चाहता है, यूएस में यंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, कंज्यूमर डिमांड सस्टेन्ड है। एआई में टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है, रोबोटिक्स में है, ऑटोमेशन में है, मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करना चाहता है यूएस। एनर्जी का इंडिपेंडेंस है, उसको वेस्ट एशिया पे डिपेंड नहीं रहना है एनर्जी के लिए, उसका खुद का डोमेस्टिक ऑयल है, वो इंडिया को ऑयल सप्लाई भी करता है, खुद का गैस है ना, खुद का रिन्यूएबल एनर्जी, वो बाकी कंट्रीज को सप्लाई भी करता है। तो एनर्जी के लिए वो इंडिपेंडेंट है। असिमेट्रिक डिपेंडेंसीज हैं, बाकी कंट्रीज यूएस पे डिपेंडेंट है, ना कि यूएस बाकी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अब फिर यूएस क्या फॉलो कर रहा है, यूनिलैटरलिज्म फॉलो कर रहा है। देखो ये मागा कोएलिशन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कोएलिशन क्या बोल रहा है, उसके जो वोटर हैं, ट्रम्प साहब के जो वोटर हैं, मेनी वर्किंग क्लास वोटर्स ब्लेम ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे वोटर ये बोलते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, है ना, ग्लोबलाइजेशन मतलब ज्यादा लोगों का मूवमेंट, ज्यादा ट्रेड, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया के लोग काम करने के लिए यूएस में आने लगे, और भी कंट्रीज के लोग यूएस में। यूएस के लोग, खुद के लोग क्या हो गए, खुद के लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना। यूएस की कंपनी चाइना में सेटल हो गई, जाके चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं हुई। पोस्ट ट्रेड अग्रीमेंट enabling entry for China for factory closure, wage stagnation and job losses, especially in the industrial Midwest region. Globalization has hollowed out US manufacturing and betrayed working class voter. तो ऐसा किनको लगता है, मागा कोएलिशन वालों को लगता है। अब देखो ये यूएस का पूरा मैप है, मैप से हमें कोई खास लेना देना अभी है नहीं, ठीक है। यूएस में रीजनल बेल्ट है, फ्रोस्ट बेल्ट, फ्रोस्ट मतलब जहाँ पे थोड़ा आइस वाइस आता है, ठीक है, ठंडा इलाका रहता है। सन बेल्ट, यहाँ धूप ज्यादा रहता है। व्हीट बेल्ट, जहाँ गेहूं होता है ना। अनस्टेबल
चर्न बेल्ट जहाँ पे कुछ खास काम हुआ नहीं है, जेलो बेल्ट, तो ये अलग अलग एरियाज हैं, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग में भी ये लोग मिड वेस्ट जो है, मिड वेस्ट रीजन वगैरह, वो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, कि अब मैन्युफैक्चरिंग में उसको और आगे बढ़ना है। सन बेल्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। व्हीट बेल्ट में बल्क ऑफ अमेरिकाज स्प्रिंग एंड विंटर व्हीट जो व्हीट बेल्ट से आता है, ठीक बात है। तो ये सारा पूरा यूएस के हिसाब से चल रहा है। मागा कोएलिशन क्या है? इमिग्रेशन क्लैम्प डाउन के बारे में मैंने बताया आपको। स्ट्रिक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, इलीगल इमिग्रेशन को तो रोकना ही है, लीगल इमिग्रेशन को भी रोकना है ना। इन टर्म 2026 बजट $37 billion इज रिक्वेस्टेड फॉर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, सिग्नलिंग अ विलिंगनेस टू यूज एग्रेसिव इन्फोर्समेंट, रेड डिपोर्टेशन, टाइटर असाइलम टू डेमोन्स्ट्रेट रिजॉल्व ऑन द इशू। For MAGA voter, tough immigration policy is as critical as trade and defense. MAGA वोटर के लिए टफ इमिग्रेशन पॉलिसी उतना ही क्रिटिकल है जितना ट्रेड है, जितना डिफेंस है। Viewed as essential to protect job, wage and national identity. जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। द MAGA coalition and political driver, skepticism towards security alliances. सिक्योरिटी अलायंसेस के लिए क्या है, मागा कोएलिशन एक तरह से स्केप्टिज्म से भी देखते हैं, है ना। मागा कोएलिशन क्या बोलता है, नाटो में इन्वेस्टमेंट कम करना है। जापान और साउथ कोरिया के साथ भी अपना म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जापान को, साउथ कोरिया को कौन प्रोटेक्ट करके रखा है, यूएस। तो जापान साउथ कोरिया अपने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी खुद ले, खुद खर्चा करे, ऑन द ग्राउंड दैट यूएस बियर्स अ डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। ज्यादा पैसा कौन बियर कर रहा है, यूएस कर रहा है। बाय डिनाउंसिंग दीज एज बर्डन्स, ट्रम्प सीधे बर्डन बोलता है उसको। ट्रम्प बोलता है कि जापान को हम प्रोटेक्ट करेंगे और जापान के लोग बैठ के सोनी टीवी पे देखेंगे, बर्डन बोलता है। ट्रम्प अपील्स टू वोटर हु सी इंटरलेस फॉरेन इंटेंगलमेंट्स एज ड्रेन ऑन यूएस रिसोर्स एंड लाइव्स, है ना, कि जो फॉरेन में पैसा खर्चा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उसके वोटर भी यही चाहते हैं। नाटो के बारे में आप पढ़ चुके हो, नाटो के बारे में हमने खुद कुछ दिन पहले ही बताया था। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। कैपिटलिस्ट कंट्री, जिसका हीरो लीडर कौन है, यूएस। सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, यूएस। अभी यूएस ने बोला है कि बाकी कंट्रीज भी खर्चा करो, कम से कम 5% ऑफ जीडीपी को एलोकेट करो, है ना, उससे कम में काम नहीं चलेगा। बाकी कंट्रीज पहले कम एलोकेट करती थी, 2%, अभी 5% जीडीपी। नाटो की ये मेंबर है। नाटो अभी हमने एक हफ्ते पहले कवर किया है, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में यहाँ पे बता दिया। द शिफ्टिंग ग्लोबल बैलेंस, यूएस इकोनॉमिक असेंडेंसी। यूएस का इकोनॉमिक असेंडेंसी भी है, इकोनॉमिकली भी बड़ा है यूएस, छोटा नहीं है। जीडीपी यूएस का जो है वो $30 ट्रिलियन का है, यूएस का और चाइना का ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन का है ना। यू पूरा यूरोपियन यूनियन मिला के बराबर ही है, आसपास ही, चाइना के आसपास ही है। तो यूएस का ग्रोथ ऑलमोस्ट 3% के आसपास एनुअली होगा। चाइना का ग्रोथ ऑलमोस्ट 5% के आसपास हुआ था एनुअली। तो अगर 30 का हम 3% देखें तो ये क्या क्या हो जाएगा, 30 का 3% है ना, 0.9 हो जाएगा। 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चाइना की इकोनॉमी जहां 1 ट्रिलियन बढ़ेगा, 0.9 तो इसका भी बढ़ जाएगा, यूएस का भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यूएस और चाइना का जो गैप है वो अभी बहुत ज्यादा कम होने वाला नहीं दिख रहा है ना। प्रोजेक्टेड 2.83% एनुअल यूएस ग्रोथ लाइकली वाइडेंस दिस गैप, वो गैप धीरे धीरे बढ़ सकता है। काउंटरिंग प्रेडिक्शन ऑफ नियर टर्म चाइनीज सुप्रीमेसी, नियर टर्म में चाइना का सुप्रीमेसी अचानक से नहीं आने वाला है। एज लॉन्ग एज द यूएस रिटेन्स रिलेटिव इकोनॉमिक प्राइमेसी, ट्रम्प स्टाइल यूनिलैटरलिज्म कैन परसिस्ट। जब तक अपर हैंड है यूएस का, ट्रम्प स्टाइल यूनिलैटरलिज्म परसिस्ट कर सकता है। रीशेपिंग ग्लोबल रूल, द यूएस वंस चैंपियन, ग्लोबल रूल को रीशेप करेगा जिसको यूएस ने एक बार चैंपियन किया हुआ है। इंडिया का रिस्पांस क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्पांस 3 पिलर है। यूएस के साथ हमें बायलैटरल एंगेजमेंट करना है, ट्रेड डील नेगोशिएट करना है, इमिग्रेशन को मैनेज करना है, वीजा इश्यूज को इंडियन वर्कर्स के लिए मैनेज करना है, अपना पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई भी करना है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, जापान के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ, ब्रिक्स नेशन के साथ, क्वाड में भी यूएस भी आ जाएगा, क्वाड के साथ भी। और तीसरा इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल आउटरीच बढ़ाना, आउटरीच, है ना, थिंक टैंक, एम्बेसी, यूएस में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ और ज्यादा कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, ये सब चीजों को और ज्यादा बढ़ाना है। तो इंडिया का ये 3 स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स जो है वो मेंटेन होना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, पॉलिसी नुआंस ओवर रिटोरिक, खाली बातचीत से नहीं होगा, फेंकने से नहीं होगा, पॉलिसी को एकदम सॉलिड कंसोलिडेट करना होगा इंडिया और यूएस के बीच में। इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू करना होगा, एंगेजमेंट विद यूएस कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट,
स्टेट गवर्नमेंट, यूएस के स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, सबके साथ हमें एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। यूएस के साथ हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के रीअसर्ट करते रहना पड़ेगा। हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम यूएस के आगे झुक जाएंगे, झुकना नहीं है। अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते रहना है और अलग अलग फील्ड में, एआई में और बाकी फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज बिल्ड करते रहना है। कंक्लूजन क्या है? द ट्रम्प एरा शिफ्ट टू अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म इज रूटेड इन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। यूएस का स्ट्रेंथ है, यूएस का इकोनॉमिक साइज बड़ा है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी का इंडिपेंडेंस है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कोएलिशंस है, इसी वजह से ट्रम्प ये सब कर पा रहा है। सी राजा मोहन क्या नोट करते हैं? फॉर इंडिया सक्सेस hinges on proactive bilateral deal, proactive डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप, हमारे ग्लोबल पार्टनरशिप और ज्यादा क्या हो? डाइवर्सिफाइड। डीपर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट क्या हो? डीपर विद द यूएस डोमेस्टिक लैंडस्केप टू नेविगेट दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इफेक्टिवली। सेकंड टॉपिक, इनविजिबल हैंड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड में इनविजिबल हैंड का होना। इनविजिबल हैंड वैसे हैंड जो दिखाई नहीं देते हैं। तो ट्रेड मतलब क्या करते हैं हम? एक्सपोर्ट की बात करेंगे, इंपोर्ट की बात करेंगे। द आर्टिकल डिस्कसेस हाउ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम सर्विस एक्सपोर्ट and remittances have now surpassed traditional good export, marking a structural shift in trade। ये आर्टिकल ये बताता है इंडिया का जो इनविजिबल और विजिबल्स है ना, वो किस तरह से एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है। इनविजिबल्स मतलब क्या होता है? हम जो सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी सर्विस वगैरह, टूरिज्म वगैरह, उससे हमें बेनिफिट होता है। जो रेमिटेंसेज आता है, बाहर से लोग पैसा कमा के भेजते हैं, इंडियन लोग, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? इनविजिबल है, बट उससे पैसा आता है। बट हम लोग जो गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि विजिबल है, गुड्स अगर आप मान लो यहाँ से प्याज एक्सपोर्ट करते हो यूएई या कहीं पे, वो विजिबल होगा। सर्विस एक्सपोर्ट करते हो, वेबसाइट बना के भेज दिया, वो पता ही नहीं चला कहाँ से गया, तो वो इनविजिबल होगा। तो ये पूरे ट्रेड के बारे में अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कंटेक्स्ट क्या है? While ship international trade is often visualized as the shipment of physical goods, फिजिकल गुड्स की तरह से हम इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं, है ना, जो कि टेंजिबल होता है। बट टेंजिबल के अलावा सर्विसेज, रेमिटेंसेज, कैपिटल मतलब पैसा, डेटा, आइडिया, ये सब क्या है? बिना इस तरह से शिप्स के भी ये सब क्या होती हैं? ट्रेड होती हैं और मूव करती हैं। उनका कितना इंपॉर्टेंस है इंडिया की इकोनॉमी में, वो हमें समझना है, जिनको हम इनविजिबल्स बोलते हैं। तो एक हो गया इनविजिबल्स, एक हो गया विजिबल। विजिबल मतलब फिजिकल गुड, विजिबल मतलब मर्चेंडाइज, विजिबल मतलब गुड्स जो कि टेंजिबल होता है ना। अब ये जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, उसके लिए जो अकाउंट मेंटेन होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंडिया का जो भी वर्ल्ड के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, वो सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड के साथ, आपस में नहीं, इंडिया के अंदर नहीं, बट इंडिया का वर्ल्ड के साथ जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड कहाँ रहेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक करंट अकाउंट रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कैपिटल अकाउंट रहेगा। करंट अकाउंट में क्या होगा? विजिबल एंड इनविजिबल। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, लोन होगा और बैंक अकाउंट्स होंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में होगा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में होगा विजिबल, करंट अकाउंट में होगा इनविजिबल। कैपिटल अकाउंट में होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट में होगा लोन, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? बैंक अकाउंट्स, ठीक है। कैपिटल मतलब बड़ा पैसा, तो इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई वगैरह आता है वो सब कैपिटल अकाउंट में जाता है। जो लोन लेना होता है, मान लो रिलायंस को आज लोन लेना होगा फॉरेन कंट्री से, फॉरेन बैंक से, तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया जाएगा, है ना। मान लो आपके कोई रिलेटिव एनआरआई हैं जो कहीं और रहते हैं, या फिर दूसरे कंट्री के सिटीजन है बट इंडिया के बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वो जो पैसा भेजेंगे, है ना, वो किस अकाउंट में इंडिया का रिफ्लेक्ट होगा? कैपिटल अकाउंट। और जो ट्रेड होता है, ट्रेड, वो विजिबल और इनविजिबल जो है वो करंट अकाउंट में आ जाएगा। इसको और अगर हम तोड़ें तो विजिबल में तो मर्चेंडाइज है, गुड्स है, ठीक है। इनविजिबल में क्या आएगा? इनविजिबल में सर्विसेज है, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम मतलब लैंड से, लेबर से, है ना, कैपिटल से, एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इनकम या फैक्टर इनकम। एम्प्लॉय का कंपनसेशन मतलब मान लो कि कोई पर्सन यहाँ से, इंडिया से वहां गया जॉब करने के लिए 2 महीने के लिए, वहां से जो पैसा आ रहा है उसके जॉब का, वो क्या बोलोगे? एम्प्लॉय कंपनसेशन। यहाँ से अगर रिलायंस ने इन्वेस्ट करके रखा है अफ्रीका में, वो रिलायंस का पैसा वहां से प्रॉफिट आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब क्या हो जाता है? फैक्टर इनकम या प्राइमरी इनकम। या फिर किसी ने डोनेशन दे दिया, ग्रांट दे दिया, गिफ्ट दे दिया, या पैसे भेज दिए, रेमिटेंस, तो उसको क्या बोलेंगे? रेमिटेंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्स, ठीक है। तो इनविजिबल में आ जाता है सर्विसेज, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर।
कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है, एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंकिंग कैपिटल। ये सारा आप डिटेल में पढ़ते हो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा, अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि एक क्लास पूरा लगता है ये पूरे टॉपिक्स को पढ़ने में। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बता दिया, विजिबल एक्सपोर्ट, इनविजिबल एक्सपोर्ट, रेमिटेंस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। टेंजिबल में जो दिखता है गुड्स, इनटेंजिबल जो नहीं दिखता, इनविजिबल्स। ठीक है, सर्ज एंड स्टैग्नेशन इन गुड एक्सपोर्ट। तो हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट था 2003-4 में 66.3 बिलियन था, 2013-14 में कितना हो गया, 318 हो गया। कोविड के बाद बढ़ा था, कोविड का बाद पीक आया था 456 का 2022-23 में, वो थोड़ा कम हो गया है इस बार, 441 हो गया है। 456 से घट के 441, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है लास्ट ईयर 2024-25 में। स्टीडी राइज ऑफ इनविजिबल, लेकिन इनविजिबल जो है सर्विसेज जो है, रेमिटेंसेज जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। जो 2003-4 में 53 बिलियन डॉलर थे, वो 576 बिलियन डॉलर 2024-25 में हो गया, बट वो स्ट्रीटली बढ़ा है, लगातार बढ़ा है, उसमें कभी डिप नहीं आया है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस दे रहा है। While where good exports once outpaced invisible by 85 billion dollar in 2013-14, the trend has reversed by 2024-25 with invisibles exceeding merchandise. Invisible जो है एक्सीड कर रहे हैं किसको, मर्चेंडाइज को। कितने वैल्यू से कर रहे हैं, 135 बिलियन डॉलर के वैल्यू से। अब ये पूरा पूरा टेबल है, पूरा टेबल क्या हमें समझना है, नहीं समझना है, रटना है, नहीं रटना है। देखो 3-4 से लेके 13-14, फिर 13-14 के बाद से हर साल का कंटिन्यूअस डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया विजिबल वर्सेस इनविजिबल एक्सपोर्ट, यहाँ पे गुड्स मतलब विजिबल, यहाँ पे इनविजिबल, यहाँ पे सर्विस का एक्सपोर्ट, यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसफर, सबका एक पूरा बैलेंस देखोगे तो जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट वापस याद कराते हैं, ये जो करंट अकाउंट होता है हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जो भी डिस्कशन कर रहे हैं हम किस में कर रहे हैं, आज करंट अकाउंट में कर रहे हैं। ठीक है, जो करंट अकाउंट का आप डिटेल देखोगे, करंट अकाउंट में हम निगेटिव में चलते थे, कितना चलते थे, -32 बिलियन के आसपास, अभी भी निगेटिव में है, बट वो निगेटिव हमारा कम हुआ है, -23। आप बोलोगे सर थोड़ा सा ही तो कम है, 32 से 23 हो गया है, 32 से 23 हो गया है, बट 32 करंट अकाउंट डेफिसिट कब था, जब ट्रेड हमारा कितना होता था, 318 बिलियन डॉलर के आसपास। अभी ट्रेड हमारा 441 पे जा रहा है, 233 से 576 पे जा रहा है, 151 से 387, ट्रेड बहुत बढ़ गया। और करंट अकाउंट बैलेंस जो निगेटिव था वो थोड़ा निगेटिव कम हुआ, मतलब परसेंटेज में बहुत ज्यादा कमी आई है। ठीक है, 2013-14 में डेफिसिट 32 था, 24-25 में डेफिसिट 23.37 बिलियन हो गया है। तो इस तरह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको बोल सकते हो, माइनस में है तो डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब हो गया कि पैसा हमारे यहां से ज्यादा जाता है बाकी कंट्रीज को, प्लस में होता तो मतलब बाकी कंट्रीज से ज्यादा आता है हमारे पास। उसमें इनविजिबल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर्विसेज को हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट इतना बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, आईटी, सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, प्राइवेट ट्रांसफर्स, है ना, ये सब इतने बिलियन डॉलर। जो गल्फ में रहने वाले लोग हैं, यूएई में, ठीक है, सऊदी में, यूएस में, यूके में, उन लोगों ने इतने पैसे भेजे हैं इंडिया को, इतने पैसे रेमिटेंसेज में मिले हैं, तो रेमिटेंस इतना हमें मिला है, नेट सर्विस एक्सपोर्ट में हमें इतने का फायदा हुआ है। तो फायदा कैसे हो रहा है, सर्विस सेक्टर मैच्योरिटी, हमारा सर्विस सेक्टर जो है आईटी और बिजनेस सर्विस जो है ग्लोबल हब बना हुआ है। हम पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर देते हैं, पूरे वर्ल्ड को ऐप देते हैं, पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर मेंटेन करके देते हैं। इंडिया का डायस्पोरा हाईली स्किल्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, रेमिटेंसेज हैव क्लाइम्ड स्ट्रीटली डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। लिमिटेड इंपैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स का इंपैक्ट किस पे नहीं हुआ है, सर्विसेज पे नहीं हुआ है, रेमिटेंसेज पे नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे नहीं हुआ है, गुड्स पे होता है। इनविजिबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वोलेटिलिटी के अगेंस्ट में बफर है। मर्चेंडाइज मतलब गुड्स एक्सपोर्ट जो होता है वो सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है। कार एक्सपोर्ट करना है, कार में चिप लगता है, चिप वहां से बन के नहीं आया, मोबाइल में चिप लगता है, चिप वहां से बन के नहीं आया, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, टैरिफ बढ़ गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया, है ना, तो सब में गुड्स जो है डिसरप्ट हो जाता है। सर्विस को तो ऑनलाइन भेजना है, सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं आती है। फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल रहता है। सर्विस एंड रेमिटेंस प्रोवाइड स्ट्रीटी डॉलर इनफ्लो, जैसे हम सर्विस बेचते हैं डॉलर आता है तो डॉलर का इनफ्लो अच्छा आता जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है आईटी में, कंसल्टिंग में, स्किल्ड माइग्रेशन में, पॉलिसी रेजिलियंस। इवन ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस, पैंडेमिक के दौरान सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंस वेयर स्टेबल और ग्रोइंग। चैलेंजेस क्या है, डिपेंडेंस ऑन फ्यू सेक्टर, आईटी पे, बिजनेसेस पे हमारा ओवर डिपेंडेंस है, ओवर कंसेंट्रेशन है।
ओवर कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है, रेमिटेंस वल्नरेबिलिटी, हेवीली डिपेंडेंट ऑन गल्फ इकोनॉमीज एंड माइग्रेशन पॉलिसीज, ठीक है, हम गल्फ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, गुड्स एक्सपोर्ट हमारा स्लो हो रहा है, कम कॉम्पिटेटिव है गुड्स में, स्किल अपग्रेडेशन हमारा और ज्यादा करना है, हाई वैल्यू सर्विसेज बेचनी है। इंडिया चाइना में एक कंपेरिजन कर लेते हैं, है ना, गुड्स ट्रेड इंडिया, गुड्स डेफिसिट डबल्ड, हमारा गुड्स का डेफिसिट बढ़ा है ना, ट्रेड बढ़ा है बट डेफिसिट भी बढ़ा है, हम गुड्स ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो डेफिसिट बढ़ के 147 से 287 हुआ है लास्ट के 10 साल में। सर्विस एंड इनविजिबल में हमारा क्या हुआ है, सर्ज हुआ है, बढ़ा है 115 बिलियन डॉलर से 263 बिलियन डॉलर हुआ है, ठीक है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिर्फ 23.4 बिलियन डॉलर का हुआ है, यहाँ की वजह से डेफिसिट आ रहा है, यहाँ की वजह से सरप्लस, तो डेफिसिट 287 का है, सरप्लस 263 का है, तो आप देख लो है ना कि 23 का क्या बनेगा ऑलमोस्ट डेफिसिट। इंडिया वाइड से चाइना की बात कर लेते हैं। इंडिया में गुड्स, इंडिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड है, मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर करके जो एक्सपोर्ट करता है उससे उसको फायदा कितने का होता है, सरप्लस कितने का होता है, 768 बिलियन डॉलर, ठीक है। लार्ज सर्विस ट्रेड डेफिसिट, बट सर्विस में उसका डेफिसिट है, सर्विस में वो निगेटिव है 344, सर्विस और बाकी इनविजिबल मिला के 344 निगेटिव है, और गुड्स में 768 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल सर्विस में निगेटिव है वो, बट गुड्स में पॉजिटिव है। हम सर्विस में ह्यूज पॉजिटिव है, सर्विस में देखो हमारा 263 का पॉजिटिव है इनविजिबल्स में, ठीक है। तो हम क्या है, हम एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, और चाइना एक तरह से क्या है, गुड्स प्रोवाइडर है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक बात है। तो आई होप आपकी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग बाकी काम भी कर रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारा स्कीम लेके आ ही रहे हैं। थर्ड टॉपिक, फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग्स इन इंडिया। हाउस होल्ड का जो सेविंग है इंडिया में वो घट रहा है, आपका सेविंग घट रहा है ना। पहले देखो, पहले घर वाले लोग कमाते थे, है ना, 20,000 सैलरी में भी उनका 10,000 सेव हो जाता था, 50,000 सैलरी में भी कुछ सेव नहीं हो रहा है, ईएमआई अलग से चल रहा है, मोबाइल का ईएमआई, टीवी का ईएमआई, फ्रिज का ईएमआई, ठीक है, पर्सनल लोन का ईएमआई, शादी का ईएमआई, ईएमआई ईएमआई ईएमआई, तो सेविंग हो ही नहीं रहा, सेविंग घट गया है। और सेविंग होता है, अगर आप एफडी करते हो वो पैसा आगे इन्वेस्टमेंट में जाता है, बैंक किसी को लोन देता है, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो पैसा इन्वेस्ट होता है, नई कंपनीज क्रिएट होती है, नई कंपनीज क्रिएट होती है, पुरानी कंपनीज का एक्सपेंशन होता है, कंट्री का एक्सपेंशन होता है, बट अभी सेविंग हो ही नहीं रहा, कंजम्पशन हो रहा है ना। आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, सब कुछ कंज्यूम कर रहे हो, गाड़ी खरीद लो ईएमआई पे, मोबाइल खरीद लो ईएमआई पे, है ना, सब कुछ ईएमआई पे चल रहा है, तो कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, हाउस होल्ड का डेट बढ़ रहा है। India's traditional saving pattern. Historically, Indian household have been high savers, preferring safe instrument. हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट, माटी खरीदते थे, बैंक में डिपॉजिट करते थे, एफडी करते थे, ठीक है। अभी क्या है, हमारा जीडीपी का 34% सेविंग था 2011-12 में, अभी हमारा देखो, अभी हमारा सेविंग कितना है, 29% है, 40 साल में लोएस्ट है ये, 40 ईयर्स में लोएस्ट सेविंग का हमारा रेट हो चुका है ना। सेविंग मतलब एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी लोग सिर्फ 30% सेव कर पा रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग क्या है, टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड कितना सेव कर रहा है, कॉर्पोरेट कितना सेव कर रहा है, गवर्नमेंट कितना सेव कर रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इंप्लीकेशन क्या होगा, लोअर सेविंग वीकेंस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये सेविंग कम होगा तो आगे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल के लिए पैसा कम रहेगा, हाउस होल्ड जो है वल्नरेबल रहेंगे, बीमार हुए पैसा खत्म, ठीक है। रिड्यूस फंड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फंड कम हो जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस बिहाइंड फॉलिंग सेविंग, सेविंग फॉल होने के पीछे चैलेंजेस क्या है ना। सेविंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पेंशन फेल फ्रॉम 11.5% टू 5.1, 11.5 से 5.1 हो गए। आप बैंक में जो पैसा जमा करते थे म्यूचुअल फंड में, वो 11.5% से 5.1 हो गए हैं, सोचो। हाउस होल्ड की लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, लाइबिलिटीज मतलब आपने जो लोन वोन ले रखा है, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, वो 6.9 से 7.3% हो गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस तो बहुत सारा लोन दे रही हैं। अब इसमें स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है, चेंजेस क्या है, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम डिपॉजिट टू फिजिकल एसेट, डिपॉजिट एज शेयर ऑफ सेविंग फेल फ्रॉम 58% टू 33%, डिपॉजिट घट गया, फिजिकल सेविंग बढ़ा, फिजिकल सेविंग लोग कर रहे हैं, फिजिकली कैश वैश रख रहे हैं, 59 से 71% हुआ है। कोविड में क्या हुआ था, कोविड में लोगों ने थोड़ा सा टेम्पररी सेविंग किया था, क्योंकि पैसे नहीं खर्च कर रहे थे, रिस्क था,
बट उसके बाद से कोविड जैसे ही खत्म हुआ, दबा के खर्चा हुआ है पूरा। पोस्ट पैंडेमिक कंजम्पशन बहुत बड़ा है, खर्चा मतलब कंजम्पशन, कुछ भी खरीद रहे हो आप, खरीद रहे हो, कंज्यूम कंज्यूम कर रहे हो, मतलब टूरिज्म, घूम रहे हो, होटल्स में घूम रहे हो, है ना। पहले लोग देते थे कि जाके सस्ता होटल देखना है हमें, 1,500 का होटल देखना है, 1,000 का होटल देखना है। अब लोग जाके महंगा होटल देखते हैं, 10,000 का होटल देखना है, 20,000 सैलरी है उनकी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कंट्रीब्यूशन grew 8.5 times between 2016 and 2025, है ना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीना आप कुछ फिक्स अमाउंट जो है रेगुलरली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, एसआईपी बोलते हैं। रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल हाउस होल्ड हायर फाइनेंशियल लिटरेसी, सॉरी अर्बन, शहरों में फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा है, लोग समझदार ज्यादा है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे नहीं करना है ना, एफडी करना है, म्यूचुअल फंड करना है, क्या करना है, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नॉलेज है। रूरल हाउस होल्ड में फाइनेंशियल प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। रिस्क एंड इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट, लेस डोमेस्टिक कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कम अवेलेबल है। रिलायंस ऑन फॉरेन फंडिंग में राइज, फॉरेन फंडिंग के लिए रिलायंस बढ़ेगा। हाउस होल्ड जो है और ज्यादा वल्नरेबल होते जाएंगे, हाई डेट है, लो सेविंग है, लेस रेजिलियंस। बिहेवियरल चेंज होते जाएगा, कल्चरल प्रेफरेंस फॉर गोल्ड एंड रियल एस्टेट, गोल्ड और रियल एस्टेट के लिए कल्चरल प्रेफरेंस है, बट अवेयरनेस नहीं है बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में। राइजिंग एक्सपोजर टू रिस्क, रिस्क जैसे वोलेटाइल मार्केट होगा, रिस्क जो है लोगों का बढ़ेगा। अब इसमें सॉल्यूशंस क्या दिया जा रहा है, पॉलिसी रिफॉर्म क्या जा रहा है, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, इनकम टैक्स सिंप्लीफाई हुआ है। कैपिटल गेन्स टैक्स को और रैशनलाइज करना चाहिए। कैपिटल गेन्स, आपने एक माटी बेचा, उस पर प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट पे जो गेन होगा उस पर गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स टैक्स लेगी, उसको रैशनलाइज करना चाहिए। जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटली लेंड करती हैं, लोन देती हैं, उनको और ज़्यादा रेगुलेट करना चाहिए कि रिस्क लोगों का कम हो, लोग को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़े। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, सपोज फिनटेक स्टार्टअप कौन है, जो भी जीपे वगैरह बहुत सारी चीज़ें भारत पे सब कुछ यूज करते हो आप, वो क्या है, फिनटेक की स्टार्टअप्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यूज एआई फॉर पर्सनलाइज एडवाइस, एआई आपको पर्सनलाइज एडवाइस दे, आपको अपने पैसे कैसे खर्च करने हैं। ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करना चाहिए ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। पॉलिसी में रिफॉर्म करो, टेक्निकल इनोवेशन करो, लोगों को बिहेवियरली नज करना में धीरे धीरे जेंटली पुश करना, है ना, कि देखो ऐसा काम करो, पैसे बचाओ, सेविंग करो, आराम आराम से बोलो उनको। इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करे गवर्नमेंट की, और रूरल फोकस भी बढ़े। आंसर्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे में यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल डाल दोगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। सॉल्यूशंस और क्या है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशन में नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो यूनिवर्सल कर दी जाए, सबके लिए मैंडेटरी कर दी जाए। इनफॉर्मल वर्कर जो है उनका ऑटो एनरोलमेंट करा दिया जाए कि 1,000 रुपए तुम्हारा कट जाएगा, वो चला ही जाएगा उसमें। इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को नेशनल पेंशन स्कीम में लेके आ रहे हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद काम आएगा, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। बिहेवियरल नच करो, ऑटो इनरोलमेंट, पेंशन में ऑटो इनरोल हो जाए, गोल बेस्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट प्रमोट हो, रूरल फोकस इनिशिएटिव हो, माइक्रो सेविंग प्रोडक्ट टेलर टू सीजनल इनकम, माइक्रो सेविंग प्रोडक्ट हो जो कि सीजनल इनकम प्रमोट करें, लो लिटरेसी और यूनिक सोशल कंटेक्स्ट में काम आए। बिहेवियरल नच, पॉलिसी टूल दैट इन्फ्लुएंस पीपल्स डिसीजन सटली, एग्जाम्पल ऑटो इनरोलमेंट इन सेविंग स्कीम। ऑटो इनरोलमेंट मतलब ऑटो का नहीं, ऑटो मतलब अपने आप इनरोलमेंट हो जाए लोगों का सेविंग स्कीम में, जैसे अपने आप टैक्स कटता है ना, वैसे सेविंग स्कीम में भी करा दो। डिफॉल्ट कंट्रीब्यूशन सेटिंग, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, डिक्लाइन जो हाउस होल्ड सेविंग में हो रहा है वो टेम्पोररी नहीं है, स्ट्रक्चरल है। लोगों के दिलो दिमाग में घुस गया है कि हमें खर्चा बढ़ाना है, लोगों के दिलो दिमाग में इंडेटनेस घुस गया है, फाइनेंशियलाइजेशन हो गया है, इसको रिवर्स करना जरूरी है। गवर्नमेंट को स्मार्ट पॉलिसी बनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशंस, बिहेवियरल इंसेंटिव देना चाहिए, वल्नरेबल ग्रुप्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। ओनली देन कैन इंडिया इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर इट्स सिटीजन, इंश्योरिंग सबका विकास एंड विकसित भारत बाय 2047। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।